हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य का पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें हम लोगों ने मौर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत देखे थे और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ ही जानकारियाँ प्राप्त की थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे मौर्य वंश की स्थापना होती है, फिर मौर्य वंश को जानने के क्या स्रोत है, जहाँ पे हमें कुछ बुक के नाम मिलते हैं जैसे कि अर्थशास्त्र है, फिर मुद्रा राक्षस, इंडिका, ये सब दीपवंश, महावंश जो बौद्ध धर्म की इम्पोर्टेंट पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वहाँ से। और फिर जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन ने बनवाया था और यहाँ पे उसने चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख किया था। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अभी पिछले एपिसोड में, यानी कि जो पार्ट मौर्य साम्राज्य का जो पार्ट फर्स्ट आया फ्रेंड्स, उसमें हम लोग ये सब देख चुके हैं। आगे जो हम लोग को देखना है अब, वो देखना है बिंदुसार के बारे में। अब हम लोग बिंदुसार के बारे में देखेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और मौर्य साम्राज्य का ये दूसरा शासक बना था। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग बिंदुसार के बारे में कि बिंदुसार का टाइम पीरियड कब से कब तक था, यानी कि कब से कब तक वो शासक रहे, फिर उन्होंने क्या क्या काम किए, उनको क्या नाम दिए गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे ये, और ये 298 बीसी में, यानी कि 298 ईसा पूर्व में ये राजा बनते हैं और 273 बीसी तक, यानी कि 273 ईसा पूर्व तक ये राजा रहे थे। बिंदुसार अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से प्रसिद्ध थे। बिंदुसार के बारे में ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि ये शत्रुओं का नाश करने वाले थे, यानी कि जितने भी इनके शत्रु राज थे, बिंदुसार ने सारे राज्यों पे विजय प्राप्त की थी, इसलिए इनको एक नाम दिया गया है अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है, अमित्र घात। और ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन इतिहास में अमित्र घात के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो कि बिंदुसार अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध था। बिंदुसार के अन्य नाम क्या क्या थे? भद्रसार, ठीक है, बिंदुसार के का एक और नाम था भद्रसार, जो वायु पुराण में दिया गया है, और अमित्र चेट से ये यूनानी लेखक ने दिया था। इसके अलावा जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेबो, जो प्लूटार्क, स्ट्रेबो और जस्टिन, जो आप पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी पढ़ चुके हो, स्ट्रेबो ने बिंदुसार को अलिट्रोकेट्स भी नाम दिया था। और चीनी विवरण, जितनी भी चीनी पुस्तकें मिलती हैं फ्रेंड्स, जो चीन के इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए हैं, वहाँ पे बिंदुसार को बिंदुपाल के भी नाम से जाना गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स हैं, जिसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और यहाँ पे अमित्र चिट्स जो यूनानी लेखक ने नाम दिए थे, और सिंह सेन, ठीक है, जैन ग्रंथ में कहा गया है, ये भी बहुत फेमस है। और ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो चीनी इतिहासकार ने दिया था अलिट्रोकेट्स। तो ये अलग अलग नाम है जो आप याद रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। और बिंदुसार जो था फ्रेंड्स, वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे आजीवन नहीं, यहाँ पे बिंदुसार जो था वो किसका अनुयायी था फ्रेंड्स? वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जिसके प्रवर्तक कौन थे? मैंने आपको पीछे बताया था कि आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो मखाली घोषाल थे। देखिए, चाणक्य बिंदुसार का मंत्री था। चाणक्य जो थे फ्रेंड्स, वहाँ पे जब आप चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जाएंगे तो चाणक्य ने एक तो चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य की सहायता से ही राजगद्दी पे बैठे थे, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भी मंत्री थे। लेकिन यहाँ पे बाद में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद भी बिंदुसार के भी मंत्री बनते हैं ये चाणक्य, और लेकिन कुछ टाइम के बाद चाणक्य की मृत्यु हो जाती है, और चाणक्य के बाद बिंदुसार के जो मंत्री बनते हैं उनका नाम है खल्लाटक। तो ये नाम भी कितनी बार पूछा गया है, और आपसे पूछा भी जा सकता है कि खल्लाटक, ठीक है, ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि ये जो खल्लाटक थे ये किसके मंत्री थे, या फिर चाणक्य के बाद बिंदुसार का मंत्री कौन बना था? तो आप आंसर दे सकते हो कि खल्लाटक बना था, ठीक है। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती का भी गवर्नर नियुक्त किया था, ये भी एक पॉइंट है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स और मिलते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप यहाँ पे देख लें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अशोक जो था वो तक्षशिला के भी गवर्नर थे, क्योंकि तक्षशिला में कुछ विद्रोह हुआ था,
तो वहाँ पे बिंदुसार ने पहले अपने बड़े पुत्र को, लेकिन बाद में जब उनसे नहीं संभला था वो विद्रोह, तो यहाँ पे बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में भेजा था। तो तक्षशिला के भी गवर्नर अशोक पहले रह चुके थे, उसके बाद अवंती के भी ये गवर्नर थे। तो आप ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दिव्यावदान, दिव्यावदान एक बौद्ध साहित्य है फ्रेंड्स। से क्या पता चलता है? दिव्यावदान से पता चलता है कि बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र सुसीम को भेजा, जो बिंदुसार के बड़े पुत्र थे। मैंने अभी इसकी चर्चा की, देखिए ये पॉइंट आपके सामने आ भी गया। सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को वहां पे भेजा था, वो उस विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है। बिंदुसार के आजीवक संप्रदाय के पिंगलवत्स से अच्छे संबंध थे। आजीवक संप्रदाय के व्यक्ति थे फ्रेंड्स पिंगलवत्स, उनसे बिंदुसार के अच्छे संबंध थे। और इसके अलावा भी तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बिंदुसार की चर्चा की है, तथा उनका मानना था कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था, मतलब कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीता था, ठीक है। इसके अलावा बिंदुसार के यूनानी राज्यों के साथ भी अच्छे संबंध थे। यूनानी राज्यों के साथ, यहाँ पे ये आप ध्यान रखेंगे कि यूनानी राज्यों के साथ इनके अच्छे संबंध थे। और बिंदुसार के टाइम पे अच्छे संबंध थे फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम तक यूनान से अच्छा व्यापार, ठीक है, व्यापार, यूनान की जो कला थी वो भारत में प्रचलित हो चुकी थी। व्यापार भी देखने को यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यूनानी आक्रमण ही हुआ था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, और सिकंदर के आक्रमण के बाद सेल्यूकस निकेटर भारत में रहता है, और धीरे धीरे यूनान से भारत के संबंध, व्यापारिक संबंध हो, ठीक है, कला के क्षेत्र में हो, बहुत सारे विकास भी हुए हैं और व्यापारिक संबंधों का भी विकास हुआ है। तो बिंदुसार के यूनानी जो राज्य थे कुछ, उनके साथ भी अच्छे संबंध थे। और स्ट्रेबो के अनुसार, जो एक यूनानी इतिहासकार थे, उनके अनुसार क्या था फ्रेंड्स कि बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस फर्स्ट ने, यानी कि एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को अपना दूत बनाकर भेजा था, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा और सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को भेजा था। तो आप ये जो दूत है फ्रेंड्स, जितने भी शासक बिंदुसार के दरबार में अपने दूत भेज रहे हैं, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज आए थे, आप उनके नाम याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद सीरिया के शासक से बिंदुसार ने सूखा अंजीर, अंगूरी शराब तथा दार्शनिक मांगा था, लेकिन एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक की मांग को नहीं माना था। और यहाँ पे एक कहानी ऐसी प्रचलित है फ्रेंड्स कि सीरिया के शासक ने क्या किया था, एंटियोकस प्रथम जो थे उन्होंने बिंदुसार को सूखा अंजीर दे दिया था, अंगूरी शराब भी दे दिया, लेकिन जब दार्शनिक की बात आई तो एंटियोकस प्रथम ने ऐसा कहा था कि वहाँ के, कि हमारे देश में जो भी इंसान है, जो भी मनुष्य हैं, वो अपने आप से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अपने विचार प्रकट करने के लिए वो अपने मन से चाहे तो जा सकते हैं, हम किसी को जबरदस्ती कहीं नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया था। इसके बाद मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और ये वर्णन किसने किया है? प्लिनी ने किया है। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय जो थे, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इन्होंने भी अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और इस बात की चर्चा कहाँ मिलती है, ये बात कहाँ से पता चलती है? तो ये बात प्लिनी, ये भी एक यूनानी इतिहासकार थे फ्रेंड्स, वहाँ से उनकी बुक जो है उसमें ये बात पता चलती है। तो ये थी फ्रेंड्स बिंदुसार से जुड़ी कुछ बातें। यहाँ पे आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं देखना है, मैं एक बार रिकॉल कर दे रही हूँ। सबसे पहले तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, मित्रघात के नाम से जाना जाता था। कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि भद्रशार, अमित्रोचेट, सिंहसेन, ठीक है, बिंदुपाल, ये सब आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। जहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वही मैं आपको पॉइंट जो है वो रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। चाणक्य भी बिंदुसार के मंत्री थे, लेकिन बाद में खल्लाटक बनते हैं। और ये जो दिव्यादान के अनुसार तक्षशिला में विद्रोह हुए थे जिसे अशोक ने दबाया था, ये सब कुछ पॉइंट है, ठीक है।
और तारानाथ, तिब्बती इतिहासकार जो तारानाथ है उनके अनुसार बिंदुसार ने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा स्ट्रेबो के अनुसार, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि आप सीधे याद नहीं करेंगे कि बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमिकस को भेजा था। ये बस आपको याद नहीं करना है, आपको याद क्या करना है यहाँ पे कि ऐसा ये जो एंटियोकस प्रथम है इन्होंने डायमिकस को भेजा, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपको ऐसा बताना होगा कि ये वर्णन जो है स्ट्रेबो जो यूनानी इतिहासकार हैं उनकी पुस्तक से हमें ये बात पता चलती है। उसके बाद मिस्र के राजा भी थे टॉलमी द्वितीय, उनके भी राजदूत बिंदुसार के दरबार में आए थे और इसका वर्णन प्लिनी ने किया है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, क्या? पहला तो ये कि सीरियाई राजा के राजदूत आए थे, इसका वर्णन स्ट्रेबो ने किया है, और मिस्र के राजा के जो आए थे व्यापारी, जो राजदूत आए थे बिंदुसार के दरबार में, उसका वर्णन किसने किया है? प्लिनी ने किया है। दोनों एक यूनानी इतिहासकार थे। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं मेगास्थनीज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को, क्योंकि मेगास्थनीज जो है फ्रेंड्स उसे सेलुकस निकेटर ने अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और क्या हुआ था, मेगास्थनीज ने भारत का, उस टाइम की जो भारत की वास्तविक स्थिति थी उसका वर्णन बहुत अच्छे से किया है, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ था, सेलुकस निकेटर ने तो सबसे पहले मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और जब सेलुकस निकेटर जब इसे भेजता है तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 7 वर्षों तक रहा था। सबसे पहला पॉइंट तो आपके लिए यही है कि मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्षों के लिए रहा था, तो वो यहाँ पे 7 वर्षों के लिए रहा था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए इंडिका की रचना की थी, जिसमें उसने पाटलिपुत्र का भी वर्णन किया है, ठीक है। और उसने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहा है, उसने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा नाम दिया है। ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो वो था फ्रेंड्स पोलिम्ब्रोथा, ठीक है। मेगास्थनीज का कहना था कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज तथा 64 द्वार हैं, और राजा का जो महल था फ्रेंड्स वो काठ का बना था। काठ का कहने का ये मतलब है कि वो लकड़ी का बना था जिसमें पत्थर की निकासी की गई थी, यानी कि उस लकड़ी के महल को पत्थर की निकासी से सजाया गया था। और इस महल का नाम आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस महल का जो नाम था वो था राजा प्रसाद। राजा प्रसाद ये चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महल है और बहुत ही चर्चित महल है ये। इसके अलावे मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो था वो 7 वर्गों में विभाजित था, और वो वर्ग कौन कौन से थे? कृषक थे, यानी कि जो खेती करते थे, शिकारी थे, मंत्री थे, दार्शनिक थे, निरीक्षक थे, व्यापारी थे, और कुछ योद्धा भी थे वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के ये शासन काल में। और ये विभाजन किस चीज़ का है फ्रेंड्स? भारतीय समाज का ये विभाजन है। उसके अनुसार भारतीय शिव यानी कि जो हम लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं फ्रेंड्स, वो यूनान में शंकर भगवान को डायनिसियस एवं कृष्ण हेराक्लीज की पूजा करते थे। मेगास्थनीज का क्या कहना था फ्रेंड्स कि भारत के जो लोग थे वो भगवान शिव और भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे, और भगवान शिव को यूनान में जो नाम दिया गया है वो दिया गया है डायनोसियस, और कृष्ण को हेराक्लीज नाम दिया गया है। पाटलिपुत्र का प्रशासन जो था वो 6 समितियों में प्रत्येक में 5 सदस्य द्वारा संचालित होता था। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, देखिए पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था, ठीक है, 6 समितियों में विभक्त था, और प्रत्येक समिति यानी कि पहली समिति में 5 सदस्य, दूसरी समिति में 5 सदस्य, तीसरी में 5, चौथी में 5, ऐसे करके जो 6 समितियां थी उसमें 5-5 सदस्य यहाँ पे रखे गए थे, ठीक है। और मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया है। ये बात एक बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपसे अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन किया है कि नहीं, तो चूंकि कौटिल्य जो थे वो एक बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं मौर्य साम्राज्य के टाइम पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन किया है, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन अपनी बुक इंडिका में कहीं पे भी नहीं किया है।
अब हम लोग थोड़ा चाणक्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं कि चाणक्य के बारे में क्या क्या जानकारियाँ थी। ठीक है, चाणक्य के जो बचपन का नाम था फ्रेंड्स वो था विष्णुगुप्त, पिता का नाम महर्षि चनक। चाणक्य के जो पिता का नाम था फ्रेंड्स वो क्या था, महर्षि चनक। ठीक है, रचना इन्होंने क्या किया है, रचना किया है अर्थशास्त्र का। और ये अर्थशास्त्र जो बुक थी फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये अर्थव्यवस्था को लेकर नहीं, ये अर्थशास्त्र जो चाणक्य के अर्थशास्त्र है वो मौर्य साम्राज्य के टाइम पे राजनीति व्यवस्था को दर्शाती है कि उस टाइम की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इस बात को ये अर्थशास्त्र बुक दर्शाती है। ठीक है, और ये अर्थशास्त्र 15 भागों में विभाजित थी। और पुराणों में इनको चाणक्य को द्विजर्षभ यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, ये एक नाम दिया गया है। लोगों का ऐसा मानना था पुराण में, जिन्होंने जो भी पुराण की रचयिता है उनका ऐसा मानना था कि चाणक्य जो थे वो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। और कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना है। कौटिल्य का मानना ये था कि आप युद्ध जब करने जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे तरीके से युद्ध लड़े, आपको युद्ध जीतने से मतलब है। तो ये बात कौटिल्य की थोड़ा अलग लगती है क्योंकि इन्होंने युद्ध के मामले में नैतिकता को ही गौण मान लिया है। ठीक है, चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा गया है। तो ये थे फ्रेंड्स चाणक्य, कुछ मेगास्थनीज के बारे में जानकारी, चाणक्य के बारे में जानकारी। और दूसरा कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए क्या थी कि आपने बिंदुसार के बारे में पढ़ा। ठीक है, बिंदुसार के बारे में आपने पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले क्लास के साथ, जब मैं आपके लिए मौर्य साम्राज्य का पार्ट 3 वाला वीडियो लेके आऊँगी। उसमें हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद के जो कुछ शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, अशोक के टाइम से ही मिलती है। क्योंकि अशोक ने जो अब शिलालेखों की रचना करवाई, वहाँ पे उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरे डिटेल के साथ पूरा विस्तृत वर्णन किया है। तो हम लोग अशोक के बारे में पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब हमें आगे बढ़ना होगा तो अब हम लोग उसके बाद जो मौर्य प्रशासन था, ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, ये हम लोग साथ में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।